हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन राइट के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मींस यूडीएच। तो दोस्तों, यूडीएचआर में आज हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसमें दिए हुए आर्टिकल्स के बारे में और साथ के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ यूडीएचआर। तो दोस्तों, जैसे कि यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यह एक ही बहुत बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि ह्यूमन राइट के इतिहास से निकला हुआ है, मीन्स कि उसकी हिस्ट्री से आया है। और ये बहुत बड़ा आउटकम था चार्टर प्रोविज़न का, जो कि ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड बनाया गया था। तो जो चार्टर प्रोविज़न में जो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी और सबके द्वारा एक्सेप्ट की गई थी, साइन की गई थी, उसी का आउटकम है यूडीएचआर। तो दोस्तों, यूडीएचआर जो है वो ड्राफ्ट किया गया था 2 साल की स्टडी के बाद। यूनियन चार्टर की स्टडी की थी, जो कि उसके कमीशन असाइन किए गए थे, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट अंडर आर्टिकल 68। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताया था मैंने आपको कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स थे, उन काउंसिल का एक काम था कि जो कि वो एक सेटअप करे कमीशंस को, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट को। तो वैसे ही ये जो कमीशन है, इसने पूरा इसको स्टडी किया और इसको यूडीएचआर को ड्राफ्ट किया गया 2 साल बाद की स्टडी से। तो दोस्तों, ये जो यूडीएचआर है, ये अप्रूव्ड हुआ था और अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में 10 दिसंबर 1948 एट पेरिस। तो दोस्तों, ये पेरिस में अप्रूव्ड हुआ था और अडॉप्ट हुआ था और इसकी वोटिंग हुई थी दोस्तों वहाँ पर। तो जब वहाँ पे 58 मेंबर्स थे जिन्होंने वोटिंग की थी, तो उसमें से 48 वोट्स जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, मीन्स कि इसके अडॉप्शन की तरफ थे और अप्रूवल की तरफ थे। और दोस्तों, जो उसमें से 8 वोट्स थे जो कि अटेंड ही नहीं किया था उन्होंने। तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि फुल मेजोरिटी से यह अप्रूव्ड हुआ था। Every year on 10 December, the adoption of UDHR is celebrated as Human Right Day. तो दोस्तों, 10 दिसंबर को जिस दिन इसका एडॉप्शन हुआ है, उस दिन को ह्यूमन राइट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। The declaration consists of 30 articles affirming an individual's right. तो दोस्तों, एक इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड 30 आर्टिकल हैं इस डिक्लेरेशन के अंदर। The 50th anniversary of UDHR adoption celebrated in 1998 and it has been proclaimed as Human Right Year. तो दोस्तों, जब 50 साल बाद इसकी एनिवर्सरी की बनाई गई थी, जो यूडीएचआर का अडॉप्शन था जिस दिन, उसकी 50वीं वर्षगांठ पर 1998 में इसको ह्यूमन राइट्स ईयर कहा गया था। मीन्स कि जो 1998 का जो इसकी 50th एनिवर्सरी जिस दिन सेलिब्रेट की गई थी, उस दिन उस ईयर को ह्यूमन राइट ईयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं जो यूडीएचआर में दिए हुए आर्टिकल्स के बारे में। तो दोस्तों, पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 1 में था कि राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पर बराबरी के अधिकार के बारे में बात की गई थी। ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो सभी लोग बराबर हैं, आज़ादी के साथ जन्म लिया है सबने और सभी लोग इस चीज़ के लिए बराबर है। तो उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो इक्वली है और उनकी जो गरिमा है वो इक्वली है। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 2। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरह के राइट दिया गया था कि उन्हें किसी तरह के भेदभाव से फ्री कर दिया गया है। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। तो डिस्टिंक्शन किस तरह की थी? जैसे कि जाति के ऊपर, रंग के ऊपर, आप कह सकते हैं धर्म के आधार पे, ठीक है, और लैंग्वेज के आधार पे। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कि वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर ये कहा गया था कि इन्हें फ्रीडम दी जाती है सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन से। तो एक तरह का इनका राइट था, अधिकार था कि उन्हें फ्रीडम मिली हुई है सभी तरह के भेदभाव से। आर्टिकल 3 में कहा गया था राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी।
तो दोस्तों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको जीने का अधिकार है, उसको आज़ादी का अधिकार है और उस व्यक्ति की सुरक्षा, उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो मीन्स कि जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस बंदे ने पर्सन ने जन्म लिया है या मानव ने जन्म लिया है, वह उसे जीने का अधिकार है, उसकी लाइफ को जो कह सकते हैं कि आप प्रोटेक्ट करना, वो गवर्नमेंट का काम है। उसको आज़ादी देना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, वो भी उसका अधिकार है और साथ के साथ उसकी प्रोटेक्शन भी उसका अधिकार है। आर्टिकल 4 में फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। तो दोस्तों, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। तो कोई भी किसी का दास बन के नहीं रह सकता, जैसे कि नौकरशाही जीवन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। तो यहाँ पे गुलामी वर्ड से फ्रीडम दिया गया था। आर्टिकल 5 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर राइट दिया गया है कि उन्हें सभी प्रकार के टॉर्चर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट्स से आज़ादी। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल। मीन्स कि जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने, जिस मानव ने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसको यह अधिकार है तो किसी प्रकार का टॉर्चर ना किया जाए, किसी प्रकार की क्रूअल्टी ना हो उसके ऊपर और उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट ना किया जाए कि जैसे कि वो नीच जात है या किसी चीज को लेकर नीचा दिखाने की, इस तरह का ट्रीटमेंट ना हो। तो इस ट्रीटमेंट से आजादी का राइट भी मानव का राइट है, ह्यूमन राइट है। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। तो जो बिफोर द लॉ थे, जो भी पर्सन्स की रिकॉग्निशन है, तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये कहना चाहते थे कि जो लॉ से पहले जो रिकॉग्निशंस मिली हुई थी, जो चीज़ें उन्हें मिली हुई थी, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, तो वो सब एज इट इज़ रहेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आफ्टर द लॉ। और उन्हें एक तरह की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कि नहीं ये तो लॉ से पहले के थे तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये आफ्टर लॉ है तो इस तरह का, तो इनके ह्यूमन राइट्स अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होना दोस्तों। तो सभी को बराबरी का अधिकार था, चाहे वो बिफोर द लॉ हो या फिर आफ्टर द लॉ हो। तो और जो लॉ का जो प्रोटेक्शन है उसको, वो सबको इक्वली ही डिवाइडेड है और वो सभी इक्वली एंटाइटल है उसके। दोस्तों आर्टिकल 8 जो कह रहा है राइट टू रेमेडी बाय कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति जैसे कि रेमेडी है, उसके लिए जो है उसका राइट है रेमेडी के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल से, जो कोर्ट हो सकती है, किसी प्रकार की ट्रिब्यूनल हो सकती है। Everyone has a right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental right granted him by the constitution or by the law। तो यदि कोई किसी पर्सन का जो मानव अधिकार है उसकी वायलेशन करता है, तो उस वायलेशन के अगेंस्ट रेमेडी लेने का अधिकार है किसी भी कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल से। यह आर्टिकल 8 में बताया गया है। दोस्तों आर्टिकल 9 जो यूडीएचआर का है, उसमें यह मेंशन किया फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट एंड एक्साइल। तो नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। तो किसी प्रकार का अरेस्ट, एक्साइल, अनड्यू डिटेंशन, किसी को मतलब की जरूरत नहीं है और उसको डिटेन कर लिया है बिना किसी रीजन के, तो वो उस सभी चीजों से फ्रीडम है, आजादी है। तो उसको इस प्रकार का भी अधिकार जो है यूडीएचआर में आर्टिकल 9 के तहत दिया गया है मानव को। दोस्तों आर्टिकल 10 में फेयर पब्लिक हियरिंग के बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि एक अधिकार है कि फेयर पब्लिक हियरिंग हो। फेयर पब्लिक हियरिंग का मतलब होता है कि किसी प्रकार का अगर किसी चीज़ की वायलेशन या ऑब्लिगेशन है मानव के ऊपर और उसके ऊपर कोई चार्ज लगा है क्रिमिनल या किसी प्रकार का, तो उस केस में वहाँ पर उसको इक्वालिटी का राइट है कि उसकी जो हियरिंग है वो फेयर तरीके से की जाए, इंडिपेंडेंट किए जाए, किसी तरह की पार्शलिटी ना हो ट्रिब्यूनल द्वारा। तो इस तरीके के अधिकार को डिटरमाइन करता है और जो भी क्रिमिनल चार्ज हैं उस मानव के अगेंस्ट, उसको प्रॉपर तरीके से डील करने के लिए, मतलब फेयर डीलिंग करने के लिए यहाँ पर उसको अधिकार प्राप्त कराया जाता है। आर्टिकल 11 में कहा गया है राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो
यहाँ पर यह अधिकार है कि जब तक गलती प्रूव नहीं हो जाती, किसी व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है या फिर कुछ भी है, ठीक है, कोई भी चार्ज लगा है उसके ऊपर किसी भी पीनल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता तो वो इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा, ये अधिकार दिया गया है। नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पीनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed। तो जब वो कमिट कर दिया है उसके बाद जब तक प्रूव नहीं होता वो, तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का पीनल ऑफेंस आप नहीं मेंशन कर सकते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग या फिर किसी तरह का जो है नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के अंडर आप उसके ऊपर पीनल ऑफेंस नहीं लगा सकते। आर्टिकल 12 में बात कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर प्राइवेसी की बात की गई है, तो उसे आज़ादी है कि किसी कोई भी व्यक्ति उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी तरह का जो उसकी प्राइवेसी को में इंटरफेयर ना करे, उसको सिक्योर रखे, उसकी फैमिली में एंटर ना करे, उसके होम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो इस तरह की जो फ्रीडम है इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, तो उसका हक है कि वो प्राइवेसी बनाए रखे, तो आप उसकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक तरह का अधिकार दिया गया है कि किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस को रोक सकता है फैमिली में, होम में या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किसी भी। राइट टू फ्री मूवमेंट इन और आउट ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अधिकार है फ्री मूवमेंट की किसी भी कंट्री में आने जाने की। साथ के साथ वह इसका यह भी राइट है, right to freedom of movement and residence within the border of each state and also has a right to leave country and return to his country। तो उसका राइट है कि अपने जो भी स्टेट का बॉर्डर है वो किसी भी स्टेट के में जा सकता है, जहाँ तक उसकी सीमा रेखा है देश की, उसके किसी भी देश में रह सकता है। और साथ के साथ यदि वो एलिजिबल है दूसरी कंट्री में जाने के, तो अपनी कंट्री को छोड़ के भी जा सकता है और बाद में उस कंट्री में वापस भी आ सकता है। तो ये फ्री मूवमेंट का अधिकार दिया गया है कंट्री में इन आउट करने के लिए। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू असाइलम इन अदर कंट्रीज फ्रॉम परसिक्यूशन। तो दोस्तों असाइलम का मतलब होता है कि किसी प्रकार की शरण लेना, ठीक है, आश्रय। यदि किसी भी कंट्री के द्वारा जो मानव के यह अधिकार है कि जिस कंट्री में वो रह रहा है उस कंट्री में उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर शरण ले सकता है, मांग सकता है शरण, तो उसे शरण देने का यहाँ पर अधिकार है, शरण लेने का। यदि किसी कंट्री में, लेट सपोज कि कोई कंट्री में कोई व्यक्ति रह रहा है और उसके साथ वहाँ उत्पीड़न हो रहा है, यदि वो मानव दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, वो पर्सन दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो जा सकता है ऐसे केस में। राइट टू अ नेशनैलिटी एंड फ्रीडम टू चेंज इट। तो यहाँ पर नेशनैलिटी की बात की गई है, तो उसे अधिकार है अपनी नेशनैलिटी अपनाने की, और फ्रीडम है, उसे आज़ादी है, उसे चेंज भी कर सकता है। लेट सपोज जो इंडिया में रह रहा है वो इंडियन है और वो अमेरिका में चला जाएगा तो वो अमेरिकन कहलाएगा। तो एक तरह के राइट टू उसकी नेशनैलिटी के लिए उसका राइट है। राइट टू मैरिज एंड फैमिली। तो मैन एंड वुमेन of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and found a family। तो यहाँ पर एक अधिकार दिया गया है कि जो मैन और वुमेन है जो अपनी एज कैपेसिटी में शादी की, वो विदाउट किसी के लिमिटेशन के, किसी तरह के जाति या कहते हैं नेशनैलिटी या फिर धर्म के आधार पे नहीं जोड़े जाएंगे, और उनको राइट है कि वो शादी कर सकते हैं और अपनी फैमिली बना सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 17 में बात की गई है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। तो जो भी मानव अपनी प्रॉपर्टी बनाता है तो उस पर उसका खुद का अधिकार है। इस तरह का भी राइट दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जता सकता है। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरह का अधिकार दिया गया है कि उसे जो उसका विश्वास है या आप कह सकते हैं उसकी आस्था है और जो धर्म है उसको उस पर स्वतंत्रता है, उस पर आज़ादी दी गई है। तो यहाँ पर कोई भी बंदा अपना जो विश्वास है, जो आस्था है और जो धर्म है वो चूज कर सकता है। उसको आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते अपना धर्म परिवर्तन करा ले। तो यहाँ पर एक तरह का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में बात की गई है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर
आज़ादी दी गई है राय रखने की, अपनी बात रखने की और सूचना देने की। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, तो अपनी राय रख सकता है और अपनी जो सूचना है वो दे सकता है। तो यहाँ पर एक आज़ादी स्वतंत्रता दी गई है, यह भी आर्टिकल 19 में एक मानव का अधिकार है। आर्टिकल 20 यूडीएचआर का कहता है राइट ऑफ पीसफुली असेंबली एंड एसोसिएशन। तो अगर किसी शांतिपूर्वक असेंबली हो रही है या फिर किसी तरह का एसोसिएशन हो रहा है लोगों में आपसी में, तो वो उनको राइट है कि वो ऐसे एक दूसरे के साथ पीसफुली असेंबली मिल रहे हैं या फिर एकत्रित हो रहे हैं या किसी तरह का एसोसिएशन बना रहे हैं, तो उनको ये राइट है, जबकि वो पीसफुली होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अनलॉफुल या फिर किसी तरह का वायलेशन करने के लिए असेंबली है। तो एक तरह से लिमिटेशन भी है इस चीज़ में, बट पीसफुली असेंबली और एसोसिएशन की बात इसीलिए की गई है कि यदि कोई एकत्रित हो रहा है और किसी तरह के जैसे किसी फंक्शंस में एसोसिएशंस होती हैं वो शांतिपूर्वक हो रही है, तो वहाँ पर इसको मानव को अधिकार दिया गया आर्टिकल 20 ऑफ यूडीएचआर में। आर्टिकल 21 कहता है पार्टिसिपेट राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड फ्री इलेक्शंस। तो किसी प्रकार की जो सरकार है उसमें पार्टिसिपेट मतलब उसमें हिस्सा भाग लेने का अधिकार है। किसी मुक्त इलेक्शन जो फ्री इलेक्शंस होते हैं उसमें भाग लेने का मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो मानव को दिया गया है। एवरीवन हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री एंड डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव। कोई मुक्त इलेक्शंस लड़ रहा है तो वहां पे भी वो क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकता है। आर्टिकल 22 कहता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है जो कि रिलेटेड है कि उसको जो है सामाजिक सुरक्षा मिलने का अधिकार। तो everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort, international cooperation and in accordance with the organization। तो किसी तरह का अगर नेशनल एफर्ट है या इंटरनेशनल कॉपरेशन के द्वारा उसे सुरक्षा मिल रही है तो वो प्रदान करना उसको प्राप्त करना उस सोशल सिक्योरिटी को अधिकार है एक मानव का। आर्टिकल 23 कहता है दोस्तों राइट टू डिजायरेबल वर्क एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। तो किसी भी व्यापार संघ को ज्वाइन करने के लिए या फिर अपने मनपसंद काम करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है मानव को। आप उसे जबरदस्ती किसी काम के लिए नहीं कह सकते, जो उसकी खुद की इच्छा है वो उसी हिसाब से कार्य करेगा और उसको अधिकार है कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है, व्यापार संघ को ज्वाइन कर सकता है। एवरीवन हैज द राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क एंड टू protection against unemployment। everyone has the right to form and join trade unions। तो पहली बात तो जो बात हुई थी यहाँ पर कि डिजायरेबल वर्क की, तो डिजायरेबल वर्क की फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किसी तरह की भी नौकरी वो कर सकता है और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि उसके साथ जो व्यवहार है वो जस्टिस हो रहा है और फेवरेबल कंडीशंस में वो वर्क कर रहा है और उसको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट। तो मतलब एक तरह का यहाँ पर बाउंड कर दी गई है गवर्नमेंट की ड्यूटी इस अकॉर्डिंग। अगर आफ्टर लॉ की बात करें तो यहाँ पे एक तरह की बाउंड कर दी गई है ड्यूटी कि भैया उसके अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है ये एम्प्लॉयमेंट। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि वो उसको जो है किसी तरह का ट्रेड यूनियन फॉर्म और ज्वाइन करने का भी अधिकार है और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मानव के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है कि वो किसी तरह का जो व्यापार संघ है उसको बना सके, फॉर्म कर सके और ज्वाइन कर सके विदाउट। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि उसे अधिकार है कि उसे जब भी वो जो भी डिजायरेबल वर्क कर रहा है या फिर किसी संघ को ज्वाइन कर रहा है या फिर किसी संघ को बना रहा है तो वहाँ पे जो पेमेंट का जो पे है वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ना कि किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, मतलब जाति के आधार पे। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर पे का प्रोविजन होना चाहिए। तो इस तरह का आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 में बात की गई है कि उसे अपने मनपसंद कार्य और व्यापार संघ को ज्वाइन करने की जो है अधिकार दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 24 में जिसमें बात की गई है राइट टू रेस्ट और लेजर की,
जो कि आराम से रिलेटेड है। तो जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं या किसी प्रकार का उनका काम है, तो उस काम में जो वर्किंग आवर्स हैं उसको एक लिमिटेशन देनी, रीजनेबल लिमिटेशन देनी, और साथ के साथ समय समय पे पीरियोडिक हॉलीडेज जैसे कहते हैं हम, छुट्टी होनी चाहिए विद पे। तो इस प्रकार का अधिकार है कि वो ऐसा आराम ले सकता है, उसको आराम लेने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में बात की गई है राइट टू एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, जहाँ पर जीवन बिताने के लिए जो पर्याप्त चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने का अधिकार। तो पर्याप्त चीज़ों में आता है कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग और मेडिकल केयर, जहाँ पे बात की गई है खाने से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मेडिकल केयर और किसी प्रकार की ज़रूरत, सोशल सर्विसेज, उसके उसे प्राप्त करने का अधिकार जो है एक मानव को दिया गया है। साथ के साथ जो भी मैटरनिटी होती है, मदरहुड होती है, ठीक है, मातृत्व होती हैं, उनको, और जो चाइल्डहुड होता है जिनका बचपन होता है, वह स्पेशल केयर के और असिस्टेंस के लिए एंटाइटल है अंडर दिस आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर। तो आर्टिकल 26 में बात की गई है राइट टू एजुकेशन। तो सभी को एजुकेशन, शिक्षा लेने का अधिकार है। और जो प्राइमरी लेवल होता है शिक्षा का, इनिशियल लेवल होता है, एलिमेंट्री लेवल कह सकते हैं, फंडामेंटल जो मौलिक आधार है, स्टेज है, उस स्तर तक उसे शिक्षा जो है फ्री मिलनी चाहिए। साथ के साथ जो शिक्षा का जो कौन से प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा उनका चिल्ड्रन जो है वो लेना चाहता है, तो उसका जो चयन है वो पेरेंट्स द्वारा ही किया जाएगा। उनको एक राइट दिया गया है, राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन। तो किस प्रकार की शिक्षा का बात की जा रही है उसको चिल्ड्रन को देने की, तो उसको चूज करने का जो पहला अधिकार है, प्रायर राइट है, वह पेरेंट्स का है। आर्टिकल 27 में बात की गई है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ एंड विद ऑफ कम्युनिटी। तो किसी भी समुदाय में सांस्कृतिक जो जीवन है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 27 में। दोस्तों आर्टिकल 28 में बात की गई है राइट टू अ सोशल ऑर्डर दैट आर्टिकुलेट दिस डॉक्यूमेंट। तो एक तरह का जो सामाजिक आदेश है उसको देने का अधिकार दिया गया है यहाँ पर एक मानव को, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, जो ये डिक्लेरेशन है। तो इस डिक्लेरेशन के अंदर जो भी बातें की गई है उसको सामाजिक आदेश देने का भी अधिकार मानव का है। आर्टिकल 29 में बात की गई है कम्युनिटीज ड्यूटीज एसेंशियल टू फ्री एंड फुल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो भी अधिकार के साथ साथ यहाँ पे जो है ड्यूटीज की भी बात की गई आर्टिकल 29 में, कि जो एसेंशियल्स हैं, जो एसेंशियल ड्यूटीज हैं कम्युनिटी के प्रति, वो फ्री और फुल डेवलपमेंट होनी चाहिए उनमें। In the exercise of the right of and freedom, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of other। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो भी समुदाय में जो किसी प्रकार की जो एक ड्यूटी है यहाँ पर, जो कि समुदाय और सामाजिक जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लॉ है वहाँ पर जो फ्रीडम को एक लिमिटेशन भी बांध सकती है, ठीक है, जो भी जिससे कि जो समाज का हित है उसके हित में कार्य हो सके, और उसमें जो है मानव की कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं समाज की तरफ, उसको फॉलो करने का भी राइट जो है इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 30 कहता है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस इन द अबव राइट्स। तो किसी प्रकार का स्टेट का या फिर पर्सनल किसी भी का भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, और उसे आजाद, मानव को आज़ादी दी गई, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके इन दिए गए राइट्स में, मतलब कि नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। So friends, after discussing the articles of UDHR, so now we moving to the importance of UDHR। तो UDHR के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है,
एक तरह से डिक्लेरेशन है जो कि सभी नेशंस के लिए है, सभी जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके लिए है और यूएन के लिए है। साथ के साथ ये सभी नेशंस इसे एक जनरल गाइड की तरह यूज़ करते हैं ह्यूमन राइट और फ्रीडम के लिए। तो जो भी मानव के अधिकार है और जो उसकी आज़ादी जो स्वतंत्रता है उसके लिए इस डॉक्यूमेंट को, इस डिक्लेरेशन को एक जनरल गाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंस है इसकी कि ये यूनिवर्सल नेचर का है। ठीक है, ह्यूमन राइट जो है वो यूनिवर्सल नेचर के रूप में दिया गया है, ग्लोबली इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि जो इसका प्रभाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पड़ता है, किसी चीज़ को गठन करने में भी पड़ता है। लेट्स सपोज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें भी इस यूडीएचआर का इम्पैक्ट पड़ता है। साथ के साथ इम्पैक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे भी है, कि जहाँ पर किसी प्रकार का जो वायलेशन थ्रेट है, ठीक है, किसी प्रकार का इंटरनेशनल पीस पे या फिर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उस पर किसी प्रकार का खतरा है, तो उस खतरे से बचने के लिए भी यूडीएचआर जो है इम्पैक्ट करता है। कि जनरल सी बात है, जहाँ पर भी ह्यूमन राइट फॉलो नहीं होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में ही रहेगी। तो अगर यूडीएचआर को मान लिया जाता है तो वो एक तरह से यूएनओ पे इम्पैक्ट करता है, और जिससे कि इस तरह के जो वायलेशन थ्रेट है इंटरनेशनल पीस पे और सिक्योरिटी पे उसको बचाया जा सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इम्पॉर्टेंस थी यूडीएचआर की। So friends, today's topic of Universal Declaration of Human Rights is completed, and I hope you like the video and understand the topic completely. So friends, keep supporting me to make more videos. Thank you friends. Stay safe.